Chapter 164 Can't Compare 3. यह सुनकर लिन जिजी ने सिर हिलाया और धीरे से डिब्बा खोला। उसने सीधे अंदर की चौकोर मुहर को दिखाया। उच्च श्रेणी के कांच जैसे शाही जेड की गुणवत्ता ने इसे बहुत पारदर्शी बना दिया। केवल इस सामग्री से ही सांस लेना मुश्किल हो गया। लियू हाईकोंग ने कांच जैसे शाही जेड को एक नज़र में पहचान लिया। उसका मुंह अविश्वास से खुला रह गया। कोई दरार नहीं थी। इतनी उच्च श्रेणी के कांच जैसे शाही जेड का उपयोग मुहर के रूप में करना बहुत महंगा था। सभी अब इसे रोक नहीं सके और चिल्ला पड़े। यह रंग, ये बनावट और ये नक्काशी तकनीक निश्चित रूप से इसे एक निश्चित रूप से अनमोल खजाना बनाती है। क्या ये बहुत चौंकाने वाला नहीं है? यह तो बस स्वर्ग से मिला एक उत्कृष्ट कृति है। यह दुनिया में एक दुर्लभ खजाना है। चेयरमैन, ये के कार्य वास्तव में शीर्ष पायदान के हैं। जेड सील पवेलियन वास्तव में अपने नाम के योग्य है। मैंने इसे देख लिया है। इसके अलावा करीब से निरीक्षण करने पर मुहर पर नक्काशी जटिल और भव्य थी। मुहर के शीर्ष पर भी ड्रैगन खुदे हुए थे। इसके अलावा एक से अधिक ड्रैगन थे। लियू यून ने अपनी आंखें चौड़ी की और गिना। वास्तव में 9 ड्रैगन थे। मुहर में 9 ड्रैगन लिपटे हुए थे। प्रत्येक ड्रैगन की मुद्रा अलग थी, लेकिन चाहे उनकी आभा हो या हरकतें, उनमें दृढ़ता का संकेत था। ड्रैगन हवा में उड़ गए, कूदे और लेट गए। वे स्पष्ट रूप से बहुत अलग थे, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। सबसे अगोचर ड्रैगन का पंजा भी ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था, क्योंकि सामग्री बहुत प्रचुर मात्रा में थी। अंदर की पारदर्शी बनावट ड्रैगन के पंजे में जमा शक्ति की तरह दिखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शक्ति जमा कर रहा हो और अगले ही पल उसके शरीर को छेद देगा। देखो, यहाँ कोने में एक बाघ है। लियू यून ने मुहर घुमाई और अचानक नीचे की बाघ की मूर्ति की ओर इशारा किया। बाघ पर बनी रेखाएं सुंदर थीं। उसकी बिल्ली जैसी हरकतों की फुर्ती और सतर्कता को उकेरा गया था। बाघ के पंजे गोल और प्यारे थे, लेकिन उसके नुकीले नाखूनों ने माहौल खराब कर दिया था। बाघ का मुंह चौड़ा खुला और थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश की ओर दहाड़ रहा हो। बाघ जैसे जीवित हो उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाघ की दहाड़ उसके कानों के पास से गुजरी हो, जिससे वह बिना किसी कारण के ठंडे पसीने से तर हो गया हो। यह नक्काशी निश्चित रूप से एक शीर्ष गुरु का काम था। लियू हाईकोंग ड्रैगन और बाघ की मुहर से पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह वो मुहर थी जिसका उपयोग विद्वानों को करना चाहिए। यह अधिक प्रभावशाली थी। देखने में उसकी ड्रैगन हेड वाली मुहर थोड़ी छोटी थी। ये बहुत शर्मनाक था। दोनों मुहरों पर ड्रैगन थे, लेकिन उसकी मुहर पर ड्रैगन एक नरम बिल्ली का बच्चा बन गया था। वह बस हीन था। हालांकि लियू हाईकोंग की मानसिकता अच्छी थी। आखिरकार वो एक उपहार दे रहा था। ये उसकी ईमानदारी का प्रतीक था। इसे अकेले कीमत से निर्धारित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार एक छोटा सा उपहार भी मजबूत भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। अपने सामने उत्कृष्ट मुहर को देखकर लियू हाईकोंग की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से वो सुलेख निकाला जो ये शुआन ने पहले लिखा था। उसने इसे ये शुआन को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपनी मुहर के प्रभाव का परीक्षण करने की आवश्यकता है ना? मैं पिछली बार की आपकी सुलेख लाया हूँ। आप इस पर मेरे लिए मुहर लगा सकते हैं। एक उत्तम सुलेख कृति और दुनिया की ये नंबर 1 मुहर, इस सुलेख कृति से और क्या तुलना की जा सकती है? वो बस बहुत चालाक था। जब लिन जिजी ने सुना कि ये शुआन ने कुछ लिखा है, तो उसने लियू हाईकोंग से उत्साहित होकर कहा, क्या ये मिस्टर ये ने लिखा है? क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ? लियू हाईकोंग ने लिन जिजी को देखा, फिर सिर हिलाया और सावधानी से सुलेख सौंप दिया। उसी समय उसने उसे याद दिलाया, मिस, अगर आप इसका निरीक्षण करना चाहती हैं तो बेझिझक करें, हालांकि कृपया सावधान रहें। इस वाक्य ने दर्शाया कि लियू हाईकोंग इस सुलेख कृति को कितना महत्व देते थे। बेशक लिन जिजी तुरंत सहमत हो गई। वह सामग्री में और भी अधिक रुचि रखती थी। सावधानी से इसे लेने के बाद लिन जिजी ने ऊपर देखा। बस एक नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे वो 1000 सैनिकों के बीच में हो। उस आभा ने उसे इतना डरा दिया कि उसका हाथ कांपने लगा और उसके शब्द लगभग जमीन पर गिर पड़े। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उसे लियू हाईकोंग की याद दिलाई गई और उसने जल्दी से अपने शरीर को स्थिर किया। ये सुलेख कृति बस एक चमत्कार थी। अगर किसी को इसका वर्णन करना होता तो ये चौंकाने वाला होता। क्या आपने ये लिखा है? लिन जिजी ने बिना पलक झपकाए ये श्वान की ओर देखा। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे द्वारा ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं। इस क्षण लिन जिजी को लगा कि ये श्वान और भी रहस्यमय है।
उसने सुलेख कृति को मेज पर रखा और ये श्वान के लिए अपनी मुहर लगाने के लिए एक जगह छोड़ दी। ये श्वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुलेख कृति पर अपनी मुहर लगा दी, जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। लियू हाईकोंग मुस्कुराया और कई बार इधर उधर देखा। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं थोड़ी देर में इसे फ्रेम करवाने के लिए फ्रेमिंग की दुकान पर जा रहा हूँ और इसे अपनी स्टडी में सबसे प्रमुख स्थान पर रखूंगा। वो हर दिन अपनी स्टडी में बहुत समय बिताता था। इस तरह उसे ये श्वान की सुलेख का स्वाद लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। लियू हाईकोंग को सुलेख बहुत पसंद था। उसके लिए यह जीवन में एक महान आशीर्वाद था। ये श्वान ने लियू हाईकोंग के अनिच्छुक भाव को देखा और बस कहा, राष्ट्रपति लियू, आज हमारी चाय लगभग खत्म हो गई है। क्यों न हम पहले वापस चले जाएं? उनमें से कुछ ने बिल चुकाया और चायखाने से निकलकर अपनी कारों में बैठ गए। लिन झिझी जानबूझकर आगे बढ़ी और ये श्वान से कहा, मिस्टर ये, मुझे आपकी सुलेख में बहुत दिलचस्पी है। जब आपके पास समय हो तो क्या आप मेरे लिए एक सुलेख कृति बना और दे सकते हैं? उसके दादाजी भी एक सुलेखक थे और निश्चित रूप से ये श्वान की सुलेख को पसंद करेंगे। ये श्वान सहमत नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम अगली बार मिलने पर इस पर चर्चा करें? लिन झिझी ने बेबसी से आह भरी, हालांकि उसने इसे दिखाया नहीं। ये श्वान को अलविदा कहने के बाद वो अपने अधीनस्थों को घर ले गई। लियू यानरान मुड़ी और ये श्वान से पूछा, युवा मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये श्वान ने इस बारे में सोचा और कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में कुछ नई फिल्में रिलीज हुई हैं। क्यों न हम उन्हें देखने जाएं? ठीक है, मैंने बहुत समय से कोई फिल्म नहीं देखी। ये श्वान का सुझाव सुनकर लियू यानरान बहुत खुश हुई। तो चलिए मूवी थिएटर के लिए रवाना होते हैं। कहानी जारी रहेगी।